Assalamu alaikum viewers. Today we will discuss about the resolution of Constituent Assembly कि पहली दस्तूर साज असम्बली को क्यों डिज़ोल्व किया गया। बिहाइंड रीज़न की बात करें अगर तो जो ईस्ट और वेस्ट बंगाल के दरमियान जो मेन कंट्रोवर्सी थी वो रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर थी। जो ईस्ट बंगाल के लोग थे जो कि मेजॉरिटी में थे, नो डाउट, वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो खुद मुख्तारी है, ज़्यादा से ज़्यादा पावर्स हैं वो सूबों को दे देनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इस तरह जो सेंटर है वो वीक होता था। ऑब्वियसली इट्स क्लियर डैट कि अगर सूबों को खुद मुख्तारी दी जाए तो सेंटर वीक हो जाता है। उस टाइम जो आइन बनाने वाले थे, जो मेकर्स थे ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, वो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में थे, ग्रेट पेंस में थे कि आया कि अब हमें क्या करना चाहिए, ऐसा कौन सा फार्मूला लेके आना चाहिए जिससे हम पावर को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि बोगरा फार्मूला जो आ चुका है लेकिन उसको भी एक्सेप्टेबल नहीं किया जाता, स्पेशली हमारे जो गवर्नर जनरल थे उनकी जानिब से। अदरवाइज़ ये बहुत बेस्ट फार्मूला था अगर इसको अप्लाई किया जाता तो, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर की जानिब से दिया गया था। प्रॉब्लम मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड तब होती है जब दोनों जो यूनिट्स हैं, दोनों विंग्स हैं, उनके दरमियान जो बाहमी जो जिसको कहते हैं डिस्ट्रस्ट आ जाता है, ठीक है। और उसके अलावा लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है कि कोई किसी की बात में आमादा हो ही नहीं रहा होता। जो ईस्ट बंगाल के लोग हैं वो समझ रहे होते हैं कि अगर ज़्यादा पावर मरकज़ के पास होगी तो इस तरह सूबों को इग्नोर किया जाएगा। और ईस्ट बंगाल तो वैसे भी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है, जियोग्राफिकली वो हमारे से डिस्टेंस पे था, तो उन्हें ये इस बात का खदशा था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हमें इग्नोर कर देगी, ठीक है। इस पर्पज़ के लिए जो नेशनल कन्वेंशन है वो भी ढाका में होती है 4 और 5 नवंबर को 1950 में। तो वहाँ पे भी उन्होंने वो वहाँ पे भी लोग यही डिमांड कर रहे थे कि 3 तरह के काम हैं, 3 तरह के सब्जेक्ट्स हैं जिसमें सेंट्रल जो गवर्नमेंट है ना, जो मरकज़ है, उसको बस इंटरफेयर करना चाहिए या उसको इन मामलात को 3 सब्जेक्ट्स को देखना चाहिए। बाकी हर तरह की जो ऑटोनमी है ना, खुद मुख्तारी है, वो सूबों के पास होनी चाहिए। लाइक किस तरह की ऑटोनमी है जो मरकज़ के पास होनी चाहिए। जो डिफेंस है वो एक मरकज़ के पास रहना चाहिए। जो फॉरेन अफेयर्स है यानी कि अदर कंट्रीज़ के साथ जो मामला आता है सिर्फ वो मरकज़ के कंट्रोल में होना चाहिए। और जो करेंसी का मामले है, बस करेंसी, डिफेंस, करेंसी और जो फॉरेन अफेयर्स हैं, 3 तरह के सब्जेक्ट्स हैं जो सिर्फ मरकज़ के पास होने चाहिए। अदरवाइज़ बाकी जितनी पावर्स हैं, बाकी जितनी ऑटोनमी है, वो सारी की सारी सूबों को दे देनी चाहिए, ठीक है। इसी दौरान जैसे कि सूबाई इलेक्शन होते हैं तो यूनाइटेड फ्रंट है वहाँ पे वो जीत जाता है। वहाँ उसमें उनके जीतने के बाद, उनकी विक्ट्री के बाद उनकी भी यही डिमांड होती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पावर्स जो हैं वो सूबों को दे दें, ठीक है। यहाँ पे हमारे जो फॉर्मर मिनिस्टर हैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स के, उनका भी यही कहना है कि अगर इनके दरमियान कोई जियोग्राफिकली कॉन्टिग्यूटी थी ईस्ट और वेस्ट के दरमियान तो डिसेंट्रलाइजेशन हो, पावर्स को डिसेंट्रलाइज कर देना चाहिए था। डिसेंट्रलाइज मीन ये होता है कि पावर को, सूबों को पावर ज़्यादा दे देनी चाहिए थी, ठीक है। नेक्स्ट अगर रीज़न की बात करें, कॉज की बात करें कि असम्बली को क्यों डिज़ोल्व किया गया, तो वो नेशनल लैंग्वेज का इशू था जो कि सोल्व नहीं हो रहा था। मतलब लाइक नेशनल लैंग्वेज उर्दू को कंसिडर किया गया था, बीपीसी ने भी यही कहा था कि जो उर्दू है उसको नेशनल लैंग्वेज, वो आप लोगों की नेशनल लैंग्वेज उर्दू होगी। इसी तरह ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में भी हम देखते हैं कि यही इशू होता है। तो बंगाली है वो समझ रहे थे कि नहीं, आप मेजॉरिटी को इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। जो मेन कंट्रोवर्सी थी ईस्ट और वेस्ट के दरमियान वो लैंग्वेज का भी एक इशू था, क्योंकि यहाँ पे वेस्ट विंग में तो कई तरह की ज़ुबानें हैं। मदर टंग तो थी नहीं, ना पंजाब वालों की, ना बलोचियों की, ना पश्तूनों की। सिंध वालों की सिंधी थी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आप किस बिहाव पे इसको उर्दू को एज अ नेशनल लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो मेन कंट्रोवर्सी था वो नेशनल लैंग्वेज का भी इशू था। ये इतने सारे कॉजेज़ जब मिलते हैं तो गवर्नर जनरल कहते हैं कि मुल्क में जो था वो पॉलिटिकल क्राइसिस था, डेट्स वाई असम्बली को डिज़ोल्व किया जाता है। लेकिन जो मेन पॉइंट था असम्बली को डिज़ोल्व करने का, जैसे कि हम देखते हैं कि बोगरा फार्मूला आता है, उसमें सूबों की जो जितनी भी पावर्स की डिस्ट्रीब्यूशंस हैं वो बहुत वेल मैनर्स में की जाती है। तो अब गवर्नर जनरल उसके बाद अगर हम देखें कि जो 1935 का एक्ट था
उसकी जो क्लास थी, उसकी जो शिफ्ट थी 9th 10th ए और 10th बी, उसमें क्या किया जाता है, उसको अमेंड किया जाता है कि जो हेड ऑफ स्टेट है उसकी पावर्स को कम कर दिया जाता है। जब हेड ऑफ स्टेट की पावर में कमी आई है तो उसने देखा है कि ये मेरे अगेंस्ट ये फार्मूला अप्लाई होने वाला है, तो उसने क्या किया, असेंबली को डिसॉल्व कर दिया, ठीक है, 24 अक्टूबर 1954 में, ठीक है। जैसे असेंबली डिसॉल्व होती है तो वो इसको पार्लियामेंट्री बिकरिंग डिक्लेयर कर देते हैं गवर्नर जनरल के यहाँ पे जो हमारा पार्लियामेंट्री बिक्री थी, डेट्स वाई मैंने असेंबली को डिसॉल्व किया, अदरवाइज मेरे बिहाइंड दिस कोई पर्पस नहीं था, ठीक है। और वो क्या करते हैं कि जो गवर्नर जनरल है, हैविंग कंसिडरिंग द पॉलिटिकल क्राइसिस विद विच द कंट्री इज़ फेस्ड, कि वो मुल्क में जो सियासी बहरान है उसको महसूस कर रहे थे, और उसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली है वो भी मतलब कि उन्होंने कहा कि ख़त्म हो चुकी है, और वो अपना मेनली जो बात थी वो ये कि अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर चुकी है, आवाम के सामने जो अपना कॉन्फिडेंस है ना उसको लूज़ कर चुकी है। इतना ही टाइम लाइन में 1947 से लेकर 54 तक इतने साल का अरसा होता है, तो अभी तक ये आइन बनाने में कामयाब नहीं हुए, तो इसलिए ये लोगों का एतमाद, ये जो असम्बली है ये अपना एतमाद खो चुकी है। अब क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पावर जो है वो आवाम के हाथ में होगी, वो डिसाइड करेगी आया कि हमारा आइन कब, कैसे और किन लोगों के थ्रू बनाया जाना चाहिए। वो जल्द से जल्द, जितनी जल्दी पॉसिबल होगा हम मतलब इलेक्शन हेल्ड करेंगे, और उसमें लोग अपने जो नुमाइंदे उनको चूज़ करेंगे, और उनके थ्रू फिर असेंबली बनाई जाएगी और जो कि आइन का फ़ैसला करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।